हाँ तो देखिए, अब 11th का नया चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। तो जो काइनेमेटिक्स हम पढ़ते हैं उस काइनेमेटिक्स के 3 टुकड़े होते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है रिलेटिव मोशन। तो ये काइनेमेटिक्स के 3 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कुछ बेसिक बातें हैं, ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन से ही मतलब है। इन बातों को पूरे फिजिक्स से मतलब है जो अभी मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात आती है फिजिक्स में जब पढ़ना चालू करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्या इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है? तो मैथमेटिकल सिस्टम टू लोकेट द पार्टिकल यूनिकली। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत क्यों आती है वो आपको मैं जरूरत समझाता हूं। आप ये समझिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल की पोजीशन आपको बतानी है कि वो पार्टिकल किस जगह पर है, ये आपको बताना है। तो जैसे डेली लाइफ में हम बताते हैं कि भाई उस आदमी का घर कहाँ है, तो बोलते हैं कि भाई स्टेशन से चले आना और फिर सामने एक बुक स्टोर मिलेगा, उसके लेफ्ट में ले लेना, फिर एक मंदिर होगा, मंदिर के बगल में। तो आपने जो ये प्रोसेस किया कि बुक स्टोर मिलेगा, फिर लेफ्ट में जाना, फिर एक मंदिर मिलेगा, उसके बगल में उसका घर होगा, तो ये आपने एक देसी लैंग्वेज में, मतलब एक अपनी लोकल लैंग्वेज में उसकी जगह को बताया। अब मैथमेटिक्स में तो ये लोकल लैंग्वेज चल नहीं सकती, तो मैथमेटिक्स के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक यूनिक तरीका चाहिए जिसकी हेल्प से हम उस आदमी के घर को बता सकें, हम किसी पार्टिकल को बता सकें कि वो किस जगह पर है। तो वही यूनिक तरीका किसी पार्टिकल को बताने के लिए, उसकी जगह को बताने के लिए वही यूनिक तरीका होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से क्या करते हैं, हम किसी पार्टिकल की लोकेशन को एकदम यूनिकली डिफाइन कर पाते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट का जो पोजीशन होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। तो उस आइडेंटिटी से उस पोजीशन की पहचान हो जाती है। ठीक, वो आइडेंटिटी क्या होता है? तो आपने जैसे 10th में पढ़ा था एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आइडेंटिटी है। जैसे इंसान का आइडेंटिटी क्या होता है? आधार कार्ड, हर एक का यूनिक है। ऐसे ही हर पॉइंट का एक्स वाई जेड का जो पेयर होता है वो यूनिक होता है। ठीक, अब चलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। तो एक जो है वो इसी का भाई बंधु है, पोलर का। ठीक है, तो मोटा मोटी 3 आप मान सकते हैं। तो एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो देखिए 11th 12th में आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बिल्कुल काम नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ 11th एंड 12th आपका काम पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और थोड़ा बहुत मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा बहुत आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बताऊं। ठीक, तो पहले जो हम चालू करते हैं वो कहां से चालू करते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कब दिया गया था? 1637 में दिया गया था। इन्वेंटर कौन थे इसके? तो इसके 2 इन्वेंटर थे, 2 इंडिपेंडेंट इन्वेंटर थे। एक थे रेने डेस्कार्टेस और एक थे पैरी दे फर्मिट। दोनों ने इंडिपेंडेंटली सेम आइडिया इंट्रोड्यूस किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब जो दोनों इन्वेंटर हैं, इन दोनों, अब देखिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी? दोनों ने ये सेम शुरुआत की थी। मतलब एक कोइंसिडेंस ऐसा है कि दोनों ने जो बोला वो एकदम मैच कर गया, ये ऐसा कोइंसिडेंस था। तो पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस नहीं होते थे। जब ये रेने डेस्कार्टा और पैरी दे फर्मिट ने जब ये आइडिया दिया था तो उन्होंने एक्सिस बोल के आइडिया नहीं दिया था। उन्होंने बोला था सिर्फ एक नंबर लाइन होती है और नंबर लाइन पे 0 होता है, 0 के साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के एक साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहां से इस सिस्टम की कहानी चालू होती है, नंबर लाइन से। ठीक, फिर क्या हुआ? both inventor use the one axis in their writing। one axis मतलब एक नंबर लाइन, बस जिसमें एक 0 लिख दीजिए, एक साइड पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों ने ही सेम बातें की थी कि ऐसे आप एक एक्सिस मान लें और हर पॉइंट के लिए एक यूनिक नंबर दे दें। फिर क्या हुआ? बाद में जो इनका जो काम था, डेस्कार्टा का जो काम था, उसके एक बंदा थे फ्रांस के, वो थे फ्रांस वैन सूटेन। वो इसको, उनको राइटिंग्स को उनको पढ़ रहे थे, तो उनको पढ़ते टाइम उसके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा करते हैं, इन्होंने एक एक्सिस ली है, हम 2 एक्सिस ले सकते हैं। ठीक, तो पेयर ऑफ एक्सिस का जो आइडिया आया वो किसको आया? वैन सूटेन को आया था। कब आया था? वो आया था 1649 में, मतलब इन लोगों के 12 साल बाद। ठीक, तब जाकर वैन सूटेन ने दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस भी इंट्रोड्यूस करी और फिर जाके एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका नाम पड़ा। ठीक, तो पहले नंबर लाइन था और नंबर लाइन से गाड़ी चलते चलते अब कहां पहुंच गई? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ठीक,
अब देखिए टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए जो हमारा एक्स वाई एक्सिस हमने जो माना, मतलब जो दो नंबर लाइन आपने मानी, उनमें से एक नंबर लाइन को नाम दे दिया एक्स एक्सिस और दूसरी नंबर लाइन को नाम दे दिया वाई एक्सिस। मतलब जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन पहले ये थी तो इसको नाम दे दिया एक्स, और एक दूसरी नंबर लाइन और बना ली ऐसे इसके परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया वाई। अब इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एंगल है वो क्या है इसका 90 डिग्री। तो यहां से जाकर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की शुरुआत होती है। ठीक, अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो ईच पॉइंट होता है उसके एक हम यूनिक पोजीशन डिफाइन करते हैं। आपने 10th में भी सीखा है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का यूनिक आइडेंटिटी क्या है? तो यूनिक आइडेंटिटी कैसे पता करते हैं? आप यहां से x पे परपेंडिकुलर डालिए और परपेंडिकुलर जहां जाकर गिरेगा वो हो जाएगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y पर परपेंडिकुलर डालिए, y जहां पर जाकर गिरेगा वो हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। तो ये मान लेता हूं मैं 3 है और ये मान लेता हूं मैं 5 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हुआ 3 और y कोऑर्डिनेट हुआ 5। तो x को लिख दिया जाए 3 और y को लिख दिया जाए 5। अब देखिए ये ऐसा ट्रेडिशन है कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है उसके बाद y लिखा जाता है। आप बोले कि सर पहले हम y लिख दे बाद में x लिख दे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन आपको फॉलो करना है। क्या है कि पहले लिखा जाएगा x और उसके बाद क्या लिखा जाएगा y। ठीक, तो यहां से हम किसी पार्टिकल का एक यूनिक पोजीशन दे पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे इस वाले पॉइंट की बात करूं, यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट लेता हूं और इस पॉइंट का मुझे x एक्सिस सॉरी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जानना है, तो आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो ऐसा हो सकता है कि दो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट बराबर आ जाए। जैसे इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और उसका भी x कोऑर्डिनेट क्या था 3, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट उसके बराबर नहीं होगा। उसका y कोऑर्डिनेट क्या था प्लस, इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा नेगेटिव। तो मैं मान लेता हूं ये नंबर है लेट्स से -5, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आया -5। तो जो पेयर है वो पेयर यूनिक होता है, x यूनिक नहीं होता, y यूनिक नहीं होता, वो पेयर यूनिक होता है। तो इसके लिए पेयर क्या बनेगा 3, -5। उसके लिए पेयर क्या बना था 3, 5। तो देखिए इन दोनों का पेयर कैसा है? यूनिक है। तो हर पॉइंट का यूनिक पेयर है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आगे बताते हैं। अब आगे एक शब्द आता है मोशन। तो पहली बात इस मोशन शब्द का क्या मतलब है? तो एक बात समझ लीजिए, फिजिक्स में कोई भी चीज पढ़ने के लिए, कोई किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें। तो हम जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करेंगे वो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काम करेंगे। अब बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या होता है? If position of a particle in a coordinate system changes, then particle called in motion। मतलब जैसे मान लीजिए XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आप ऐसे समझ लो यहाँ एक चींटी बैठी है, यहाँ पर एक चींटी बैठी है, एक चींटी यहाँ पर बैठी। अब सोचो अगर ये चींटी, अब जैसे हम इस चींटी को देखेंगे और समय के साथ अगर चींटी का कोऑर्डिनेट्स बदले तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये चींटी किसमें है? मोशन में। कोऑर्डिनेट इसके दोनों भी बदल सकते हैं। ऐसा हो सकता है x ना बदले y कोऑर्डिनेट बदले, ऐसा हो सकता है y कोऑर्डिनेट ना बदले x बदले। तो कोई भी, या तो दोनों बदलो या दोनों में से कोई एक बदलो। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा कि ये चींटी किसमें है? मोशन में। और अगर इस चींटी का कोऑर्डिनेट नहीं बदला, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं और चींटी का कोऑर्डिनेट बदला ही नहीं, तो मैं क्या कहूंगा? ये मोशन में नहीं है, वो किसमें है फिर? रेस्ट में। तो मोशन और रेस्ट का क्या मतलब है? आप उस चीज को देखिए और आपके हिसाब से अगर उसका कोऑर्डिनेट बदल रहा है, आप उसको देखेंगे तो आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेंगे। तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया। अब उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप उसको ऑब्जर्व करिए और ये देखिए कि उसका जो पोजीशन है वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा। अगर आपको पोजीशन बदलता हुआ लगे तो आप कहेंगे कि वो चीज मोशन में है, और पोजीशन आपको बदलता हुआ नहीं लगे तो आप कहेंगे कि वो चीज मोशन में नहीं है, किसमें है? रेस्ट में। ये मोशन या रेस्ट का मतलब है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे एक शब्द आता है पोजीशन वेक्टर। तो देखिए पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोजीशन बाय ए वेक्टर। तो कोई भी जो पोजीशन होता है उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। ऐसे देखिए, मान लीजिए ये आपका है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, और ये आपका पॉजिटिव x होता है तो ये कौन होता है साइड में? नेगेटिव x, और ये पॉजिटिव y होता है इधर कौन होता है? नेगेटिव y। ठीक, अब मान लीजिए कोई चींटी है वो यहां बैठी है, कोई चींटी यहां बैठी,
अब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो पोजीशन वेक्टर बनाने का तरीका है कि जो ओरिजिन है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जो ये वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये आपकी आंट यहां बैठी है, तो आप क्या करिए, ओरिजिन से इस आंट को एक वेक्टर से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो वेक्टर आया, इस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब इस वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा, तो देखिए ये जो वेक्टर है, अब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो लेट्स से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा x और y कोऑर्डिनेट है y, तो इसको पोजीशन वेक्टर के लिए सिंबल यूज करते हैं हम r। पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, r। जो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा r, इसको लिखा कैसे जाएगा, ऐसे लिखेंगे r वेक्टर, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर। पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट x, फिर लगा देंगे i कैप, फिर लिखेंगे y कोऑर्डिनेट और फिर लगा देंगे j कैप। ये कौन हुआ, आंट का पोजीशन वेक्टर। और अगर समय बदला और कोई x कोऑर्डिनेट बदला या फिर y बदला या फिर दोनों बदले, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बदलेगा। अरे अगर वेक्टर में आप जैसे मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं, लेट्स से 3,5, तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा 3i कैप प्लस 5j कैप। अब सोचो आपकी आंट यहां से चल के गई, आपकी आंट यहां से चल के गई, मान लो आपकी आंट यहां से चल के यहां पहुंच गई, तो अगर आपकी आंट यहां पहुंच गई तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अलग होगा और y कोऑर्डिनेट अलग होगा, तो जो मेरा पोजीशन वेक्टर आएगा कब, आंट के वहां पहुंचने के बाद, तो जो मेरा पोजीशन वेक्टर आएगा वो इसके अलावा कुछ और आएगा, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए यहाँ आंट यहाँ थी, अब मान लो आंट यहाँ चल के पहुंच गई, तो मैं बोला ये फाइनल पोजीशन है, और मान लीजिए इसका x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट है 2, तो मेरी आंट का जो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप। ठीक, तो जैसे ही आपकी आंट चल के जाएगी ये पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। बदलने में दोनों x y भी बदल सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक भी बदल सकता है। ठीक, तो इस तरह से हम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। देखिए एक दो एग्जांपल मैं आपको और लिख के दिखा देता हूं। मान लो यहाँ पे आंट बैठी होती, यहाँ पे आंट बैठी होती और यहाँ पे आंट कब बैठी थी, मान लो घड़ी में 10 बज रहे थे, t इक्वल टू 10 am, t इक्वल टू 10.00 am। जब आंट यहाँ पे थी तो घड़ी में टाइम कितना हो रहा था, इतना हो रहा था। ठीक, तो अब इस आंट का पोजीशन वेक्टर बनाया जाए तो ओरिजिन से उसको ज्वाइन कर दीजिए वेक्टर से, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो अब मैं आपसे, और मान लीजिए इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आएगा आपको समझ में आना चाहिए, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। तो मैं मान लेता हूं इसका x कोऑर्डिनेट आया -2 और y कोऑर्डिनेट आया +2। ठीक, अब इसका मैं वेक्टर लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर लिखा जा रहा है, आंट का पोजीशन वेक्टर लिखा जा रहा है। कब लिखा जा रहा है, घड़ी का टाइम बताना पड़ेगा आपको, हम लिख रहे हैं 10 am पे। तो आंट का पोजीशन वेक्टर हम बता रहे हैं, और कब बता रहे हैं, 10 am पे आंट का पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं। और वो क्या आएगा पोजीशन वेक्टर, तो x कोऑर्डिनेट कितना है आपका -2, तो पहले x लिखते हैं, फिर उसमें i कैप लगा देते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर उसमें j कैप लगा देते हैं। ठीक, अब सोचो आपकी आंट चल के गई नहीं, तो आंट 10 बजे, फिर 10:15, फिर 10:20, फिर 10:30, अगर आंट चल के नहीं गई तो हमेशा पोजीशन वेक्टर ही रहेगा। लेकिन अगर आंट चल के गई होगी तो समय तो बदलेगा ही बदलेगा, समय तो हमेशा बदलता है। ठीक, तो अगर आंट चल के गई होगी तो डिफरेंट समय पे उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो इसके अलावा कुछ और आएगा। और अगर आंट चल के नहीं गई होगी, मान लो आंट भाई सो रही है, भाई सो गई, तो यही 10 बजेंगे, यही 10:30 बजेंगे, यही 11 बजेंगे, तो आंट का पोजीशन वेक्टर 10 बजे लिख लो, 10:30 बजे लिख लो, 11 बजे लिख लो, क्या आएगा, हमेशा यही आएगा। क्यों, क्योंकि आंट चल के नहीं गई, आंट सो रही थी। ठीक, तो इस तरह से देखिए हम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। चलिए